मेरा नाम साइना है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान और उनकी जान से भी प्यारी बेटी हूँ। भगवान ने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं दी। गोरा रंग, चमकदार सुनहरी आंखें, लंबे घने काले बाल और एक आकर्षक कद काठी। मेरी सुंदरता की चर्चा हर तरफ थी। लोग अक्सर कहते, ये लड़की तो जैसे फरिश्तों की तरह है। मुझे हमेशा कहा गया कि मैं अपनी दादी पर गई हूँ, वही नजाकत, वही सौंदर्य। मेरे पापा भी बहुत आकर्षक थे, लेकिन दादी जैसी बात कुछ और ही होती थी। मेरी परवरिश भी मेरी दादी ने ही की थी, क्योंकि मम्मी पापा अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे। दादी मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन इस सुंदरता में एक सच्चाई छुपी थी। मैं इस खूबसूरत दुनिया को देख नहीं सकती थी। हाँ, मैं जन्म से नेत्रहीन थी। मैं अपनी ही सुंदरता को कभी देख नहीं पाई, लेकिन शायद महसूस कर सकती थी। मेरे पापा का कारोबार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। मैं देख नहीं सकती थी, पर महसूस कर सकती थी। उंगलियों से ब्रेल पढ़ती नहीं थी, लेकिन स्पर्श से अक्षरों को पहचानती और मन से उन्हें संजो लेती। मेरी हैंडराइटिंग देखकर टीचर्स चकित रह जाते। मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि कोई भी कमी इतनी बड़ी नहीं होती कि उससे जिंदगी रुक जाए। उन्होंने मुझे घर के सारे काम सिखाए, खाना बनाना, सिलाई बुनाई, यहाँ तक कि सजावट करना भी। मैं सब कुछ कर सकती थी, बस देख नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हुई, मेरी दुनिया उजड़ गई। दादी हमेशा के लिए चली गईं। उस दिन के बाद घर होते हुए भी मैं खुद को अकेली महसूस करने लगी। स्कूल के बच्चे अब तानों और हंसी का कारण बनने लगे। मैं पहले चुप रही, लेकिन फिर खुद को हीन समझने लगी। 6वीं के बाद मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मम्मी पापा को मेरी हालत समझ आ रही थी, पर उनके पास समय नहीं था। उनके अपने संघर्ष थे। फिर एक दिन पापा लंदन चले गए। 4 साल तक मम्मी ने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन मैं भीतर ही भीतर टूट रही थी। फिर एक दिन पापा ने फोन पर कहा, अब हम लंदन चलेंगे, वहाँ सिर्फ बेहतर जिंदगी नहीं, तुम्हारे लिए रोशनी भी हो सकती है। इंडिया में रहते हुए मम्मी पापा मुझे देश के लगभग हर मशहूर नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जा चुके थे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता, अगर एक्सीडेंट से आंखों की रोशनी गई होती तो हम कुछ कर सकते थे, पर ये तो जन्म से है, इलाज संभव नहीं है। मेरे माता पिता के चेहरे पर हर बार उम्मीद की लौ जलती थी, लेकिन डॉक्टर के शब्द उन पर पानी फेर देते थे। आखिरकार एक दिन पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऊपर वाले ने जैसा भेजा है, हमें उसे वैसे ही अपनाना होगा। समय बीतता गया और हम लंदन आ गए। लंदन में पापा ने फिर से कोशिश की, लेकिन वहां भी वही जवाब, वही मायूसी। अब मम्मी पापा थक चुके थे। वो उस रोशनी की उम्मीद को कहीं अपने दिल के किसी कोने में दफना चुके थे। लंदन में हमारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ा। पापा ने यहाँ अपनी कंपनी शुरू की और मम्मी भी उनके साथ बिजनेस में शामिल हो गईं। लेकिन मैं अपने ही घर की दीवारों में सिमट कर रह गई थी। अब मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। बाहर की दुनिया मेरे लिए अनजानी थी, लेकिन मैं अपने अंदर की दुनिया में जीना सीख चुकी थी। घर के हर कोने को पहचानती थी, कदम गिन गिन कर चलती थी, महसूस करके खाना बनाती थी। पापा ने मेरे लिए नौकर रखे थे, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम था ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो। घर में एक नौकरानी थी, वो लंदन की ही रहने वाली थी और कुछ ही समय में वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसकी आवाज में सुकून था, उसका साथ मुझे अपनी दादी की याद दिलाता था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरे मम्मी पापा उसे पूरी तरह से भरोसे में रखते थे। इसी बीच दिल्ली में रहने वाली मेरी मासी अक्सर हमसे फोन पर बातें किया करती थी। वो मेरी बहुत फिक्र करती थी। हम अक्सर वीडियो कॉल करते थे। वो मुझे देखती थी, मैं तो उन्हें नहीं देख सकती थी, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे दिल को छू जाती थी। लेकिन हर दिन एक ही सवाल मेरे मम्मी पापा को परेशान करता रहता, हमारी साइना के लिए कौन होगा जो इसे उसकी जिंदगी भर की तरह अपनाएगा। इंडिया में रिश्ते ढूंढे गए, लेकिन हर जगह बात आकर अटक जाती, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन देख नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा जितने अमीर थे, उतने ही दिल से भी अमीर थे। हमारे पूरे ननिहाल और दादेहाल में कोई भी उनके बराबर नहीं था, लेकिन कभी उन्होंने अपनी दौलत का घमंड नहीं किया। उनके लिए इंसानियत, रिश्ते और अपनापन हमेशा पहले थे। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मेरी उम्र भी और मम्मी पापा की चिंता भी। वो चाहते थे कि मैं घर बसाऊं, कि वो अपनी आंखों से मेरी शादी देखें, मुझे अपने आशीर्वाद के साथ विदा करें। लेकिन मेरी आंखों की मजबूरी हर बार आकर दीवार बन जाती। कितनी ही बार रिश्ते आए, लेकिन बस आए ही, ठहर नहीं सके। मम्मी चाहती थी कि मेरी शादी इंडिया में हो, इसीलिए उन्होंने मासी से कई बार कहा था,
देख न कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बता, हमारी साइना को भी एक अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसा जो इसे समझे, अपनाए। मासी भी हर बार कहती, दीदी मैं कोशिश में लगी हूँ, जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा सबसे पहले आपको बताऊंगी। पापा ऑफिस से लौटे थे, मम्मी उनके साथ बैठी बातें कर रही थी, तभी मासी का फोन आ गया। फोन स्पीकर पर रखा था। मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी साइना के लिए दिल बहुत बेचैन रहता है। मासी की आवाज आई, दीदी इस बार आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए ही कॉल किया है, आपके लिए एक खुशखबरी है। मम्मी की आंखों में चमक आ गई। पापा भी उत्सुकता से मम्मी की ओर देखने लगे। हमारे घर के पीछे वाले मोहल्ले में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैंने जब उन्हें साइना की बात बताई तो उन्होंने फोटो भी देखा। और दीदी वो लोग तो देखते ही फिदा हो गए हमारी साइना पर। मम्मी खुशी से उछल पड़ी। पापा ने तुरंत पूछा, तो क्या लड़की से बात की? लड़का क्या करता है और क्या उसने साइना को देखा? जीजा जी, सब कुछ किया है। लड़का एमबीए किया हुआ है, खुद का काम है, और वो वीडियो कॉल पर आप सबसे बात करना चाहता है, साथ ही एक बार साइना से भी बात करना चाहता है। बस ये पहली मुलाकात है। मम्मी ने तुरंत मुझे कमरे में ले जाकर तैयार करना शुरू किया। बेटा, मैं चाहती हूँ तू आज और भी सुंदर लगे, तेरी हर कमी पर मेरा प्यार भारी पड़े। मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई अधूरी देखे। तू मेरी आंखों की रोशनी है, दुनिया की नजरों की नहीं तो क्या हुआ। उधर पापा वीडियो कॉल पर लड़के के परिवार से बात कर रहे थे। घर में कुछ ऐसा माहौल था जैसे बरसों से बंद खिड़की अचानक खुली हो और एक मीठी हवा का झोंका अंदर आ गया हो। मैंने जब मम्मी की गोदी में सिर रखा तो दिल भर आया। आंखों में आंसू थे, नमी तो अक्सर रहती थी, पर आज उन आंसुओं में डर भी था। मम्मी, मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है मेरे अंदर, मैंने कांपती आवाज में कहा। मम्मी ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और गले से लगाते हुए बोली, बेटा ये कमी नहीं है, ये तो ऊपर वाले की कोई खास वजह होगी, तू जैसी है वैसी ही सबसे प्यारी है। और तू देख नहीं सकती पर महसूस तो कर सकती है, और सच्चा रिश्ता महसूस करने से ही तो बनता है। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से तैयार किया, बालों में गजरा लगाया, हल्की सी खुशबू वाला परफ्यूम लगाया और मेरी पसंद की हल्की सुनहरी साड़ी पहनाई। तू आज किसी परी जैसी लग रही है, मम्मी ने कहा। मुझे ड्राइंग रूम में ले जाया गया, जहां वीडियो कॉल पर लड़के का परिवार मौजूद था। मम्मी पापा ने पूरी बातचीत की। लड़के का नाम संजीव था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था, पढ़ा लिखा और दिल्ली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत था। उसके परिवार ने कहा, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। भाभी ने हमें पहले ही बता दिया था कि वो देख नहीं सकती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है बहन जी, आपकी बेटी तो किसी अंग्रेज लड़की जैसी लगती है, हमारे बेटे के साथ उसकी जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी। मम्मी पापा सुनते रहे, लेकिन एक बात उनके मन में हल्की सी चुभी, संजीव का रंग थोड़ा सांवला था। वो सोच में पड़ गए, क्या हमारी गोरी सुंदर साइना उस लड़के के साथ? लेकिन फिर पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर एक कमी संजीव में है तो एक कमी हमारी बेटी में भी है, और अगर दोनों एक दूसरे को समझ सके तो और क्या चाहिए। यही सोचकर उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। पापा ने आगे कहा, हम इस रिश्ते में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम दहेज में भरपूर कैश देंगे जिससे वो अपने मन का सारा सामान इंडिया से खरीद सके। हमारी साइना को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। घर में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। गहनों की बातें, लहंगों की डिजाइन, मेहंदी के फंक्शन, कार्ड छपवाना और एक मायूस दिल में पल रही उम्मीद की मुस्कान। मेरी शादी 6 महीने बाद तय हो गई थी। मम्मी पापा की जिंदगी भागती रही और समय भी। उनके पास अब इतना वक्त नहीं था कि वो भारत जाकर मेरे होने वाले ससुराल वालों से मिल सके या खुद मेरी शादी की तैयारियों में वहां जाकर हिस्सा ले सके। लेकिन शुक्र था मासी का, उन पर सब कुछ छोड़ दिया गया था। उन्होंने जैसा कहा मम्मी पापा ने वैसा ही किया। उनके भरोसे में ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया गया। लड़के के परिवार को पापा ने खुद लंदन बुलाया। एक आलीशान वेडिंग हॉल बुक हुआ। महंगे डेको, शानदार किचन स्टाफ, डिजाइनर लहंगा, हीरो के गहने, किसी चीज की कमी नहीं रखी गई। शादी की रस्में बड़ी धूमधाम से पूरी हुई। मेरी विदाई के वक्त मेरी माँ मुझे गले से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। पापा की आंखें भी नम थीं, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कान से मेरी हिम्मत बनाए रखी। हमारी गुड़िया अब दुल्हन बन गई, उन्होंने धीमे से कहा। मेरी नई जिंदगी दिल्ली में शुरू हुई। जहां सब कुछ वीडियो कॉल पर तय हुआ था, वही अब मेरी हकीकत बन चुका था। इतनी सुंदर बहू और ऐसी शादी तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। उनकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं।
शादी से कुछ दिन पहले मेरी सास ने पापा को फोन किया था। भाई साहब, हम जानते हैं कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जैसे अपने मायके में ऐश से रही है वैसे ही ससुराल में भी रहे। हमारा बेटा ज्यादा कमाता नहीं और आपकी बेटी को किसी चीज की कमी हो हम नहीं चाहते। बस इतनी सी बात है कि अगर आप हर महीने 4 लाख रुपए भेज दें तो सब ठीक रहेगा। ये हम अपनी बहू के लिए ही कह रहे हैं। पापा थोड़े चुप हो गए थे, फिर कहा, आप जैसा ठीक समझें। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारी साइना को कोई दुख न हो, हम ये रकम हर महीने भेज देंगे। शादी के दिन पापा ने मेरी सास के हाथों में 40 लाख रुपए नकद सौंपे। ये हमारी बेटी का हक है और आपके विश्वास की कीमत। ससुराल आने पर मेरा स्वागत गर्मजोशी से हुआ। सासू माँ बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ करती रही। बहू, सच में अगर तू अपनी आंखों से देख पाती तो क्या कहने थे तेरे। मैं मुस्कुरा देती थी। शादी के बाद भी मेरी ससुराल वालों ने दहेज के पैसों से कोई नया सामान नहीं खरीदा था। उनका कहना था, अगले हफ्ते से बहू के लिए नया फर्नीचर मंगवाएंगे, अच्छे कपड़े भी लाएंगे। अभी हम सब शादी और लंदन की थकान से बहुत परेशान हैं। मासी को ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। वह हमेशा मेरी सबसे बड़ी सहारा रही थी। जब मुझे दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में छोड़ा गया तो मासी ने मुझसे कहा, साइना, अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब चाहो आ जाया करो, मैं आती जाती रहूंगी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी, नए घर की नई दुनिया में खोई हुई। संजीव के आने का इंतजार कर रही थी, पर दरवाजे की आहट से मैं डर गई। दरवाजा खुला और वहां मेरी सास और उनकी नंद आई। उनके चेहरे पर कुछ नरमी थी जब उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, बहू, तुम्हारे पापा ने जो दहेज के पैसे दिए हैं वो मेरे पास हैं। मैं चाहती हूँ कि ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए खर्च हों। मैं मुस्कुराई, मम्मी जी, अब ये पैसे आपके हैं, आप जैसे चाहे खर्च करें। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, मैं तुम्हारे ऐसे शब्द सुनना चाहती थी। तुम्हारे कमरे में कुछ भी नया नहीं है, संजीव का फर्नीचर भी पुराना हो गया है। हम कबाड़ी वाले को ये सब बेच देंगे और तुम्हारे लिए नया खरीदेंगे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हम लोग लालची नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा के पैसों से हम खुद फायदा उठाएं। लेकिन हमारा बेटा बहुत परेशान रहता है अपने काम से, हम मजबूरन ये पैसों की बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, आंटी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने खुशी से कहा, ठीक है, कल से ही शॉपिंग शुरू करेंगे। मोहल्ले वाले अगर ये फर्नीचर देख ले तो कहेंगे कि लंदन से आए बहू ने क्या लाया है। मेरे पापा ने मुझे कुछ और पैसे दिए थे, मैं वो भी अपनी सास को दे आई। उनके शब्दों में जो मिठास थी उससे मैं उन्हें अपना ही मान बैठी। पर मैं भूल गई थी कि मैं देख नहीं सकती, मैं केवल सुनकर सब कुछ महसूस कर रही थी। सास ने कहा, बेटा, आज रात तो इसी कमरे में आराम करो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें बेहतरीन फर्नीचर वाला कमरा मिलेगा। जो भी तुम्हारा कमरा देखेगा वह बस देखते रह जाएगा। आखिर यहाँ हमारी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बात सुनती रही, मुस्कुराती हुई। उन्होंने मुझे आराम से बैठने को कहा और फिर कमरे से निकल गईं। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला और संजीव अंदर आया। संजीव मेरे करीब आया, मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। शायद वह सोच रहा था अगर साइना अंधी न होती तो शायद मुझे देखकर वह मुस्कुरा नहीं पाती, बल्कि ये रिश्ता कभी होता ही नहीं। मैं नहीं जानती कि मेरी आंखें होती तो मैं क्या सोचती, क्या करती। फिर संजीव ने मेरे लिए मुंदिखाई का तोहफा निकाला, एक सुनहरी अंगूठी, एक चेन और पेंडेंट। उन्होंने मेरे हाथों में वो गहने पहनाए और कहा, ये सब मैंने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हारे लिए बनवाए हैं, बहुत कीमती हैं। मेरे दिल में खुशी थी। शादी की पहली रात अपने पति के साथ खूबसूरती से गुजर रही थी। सुबह का समय था। संजीव चुपचाप उठे, नहाए धोए और बिना ज्यादा बातचीत किए घर से निकल गए। ऑफिस जा रहा हूँ, बस यही एक वाक्य था जो रोज सुबह मुझे सुनने को मिलता। उधर सासू माँ रसोई में नाश्ता बना रही थी। 1-2 दिन यूं ही निकल गए जब उन्होंने मुझसे कहा, बहू, एक रात के लिए मेरे कमरे में सो जाओ। तुम्हारे कमरे में नया फर्नीचर लगवाना है। कल ही मैं बहुत सुंदर फर्नीचर पसंद करके लाई हूँ। बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने विनम्रता से जवाब दिया, मम्मी जी, जैसा आप ठीक समझें। फिर उन्होंने एक और बात जोड़ी, बेटा, जो तुम्हारे पापा ने 40 लाख दिए थे वो सब खत्म हो गए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कुछ भी पुराना हो। नई दुल्हन को तो हर चीज नई मिलनी चाहिए। और देखो, आजकल की महंगाई में 40 लाख कुछ भी नहीं होते। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मन के किसी कोने में एक सवाल कुलबुला रहा था, क्या सच में 40 लाख इतने मामूली थे?
या फिर मेरी सास कुछ छिपा रही थी। पर उस पल मैं कुछ नहीं बोली। रात मैंने सास के कमरे में गुजारी। अगली सुबह उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, बेटा चलो, तुम्हारा कमरा अब तैयार है। मैं उनके साथ अपने कमरे में पहुंची। बिस्तर पर बैठते ही मुझे महसूस हुआ गद्दा बदला गया है। माहौल में एक नई महक थी, शायद किसी नई चीज की। मैंने गिनती शुरू कर दी, 1, 2, 3, कितने कदम पर अलमारी, कितने पर बैग, दरवाजा कितनी दूर और बाथरूम। मैं अपनी दुनिया को फिर से आकार दे रही थी, उन कदमों की गिनती से जो मेरी आंखें बन चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी, शादी को अब 5 दिन हो गए, पर आपने मुझे अभी तक कोई काम नहीं दिया। आज मैं खुद खाना बना लूंगी। सास ने थोड़ा हैरानी से जवाब दिया, अरे बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता भी है? तुम्हारे घर में तो नौकर होते होंगे, तुम कैसे खाना बना सकती हो? और वो भी बिना देखे। खाना कैसे बना पाओगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। घर में मेरी सबसे अच्छी दोस्त वो नौकरानी थी, जिसने मुझे सब कुछ सिखाया था। वह मुझे किचन में ले जाती थी, चूल्हा जलाती थी, मिर्च मसाले निकालती थी, तेल डालती थी। बाकी सब मैं खुद ही महसूस करके करती थी। सब्जी काटना, मसाला डालना, सब कुछ। आप बस मुझे मसाले और सब्जी दे दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। सास ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो, मुझे बताना पड़ेगा कि चीजें कहाँ हैं। धीरे धीरे उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। चूल्हे पर बर्तन रखा, घी तेल डाला और मैं अपने अंदाज से खाना बनाने लगी। जब मैंने अपने हाथों से बना खाना परोसा तो सभी ने बड़ी तारीफ की। मेरी सास ने हैरानी से कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये खाना तुमने बनाया है, जो देख नहीं सकती। संजीव ने भी कहा, मम्मी, अब से घर का खाना तुम ही बनाओ, मम्मी से ज्यादा अच्छा बनाती हो। उनकी तारीफ सुन मैं खुश हो गई। लगा कि अब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। 10-15 दिन तो सब अच्छा रहा, लेकिन 1 महीने बाद संजीव का रवैया बदलने लगा। वह मुझसे पैसे मांगने लगा। हमारी शादी को 1 महीना 4 दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे पापा ने अभी तक खर्च के पैसे नहीं भेजे। मैं हैरान रह गई। मुझे तो इस घर में आने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए था। मैंने कभी पैसे मांगे नहीं थे, फिर यह खर्च किस बात का? वह बोले, खाना पीना, घर चलाना बड़ी मुश्किल होती है। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इस घर का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। मैं चुप रह गई। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा को ये सब बातें पहले ही क्यों नहीं बताई गई थी? फिर उन्होंने इतना समय पैसे भेजने में क्यों लगा दिया? संजीव का गुस्सा मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम कौन होती हो ये सवाल पूछने वाली? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ या नहीं? बस अपने पापा से पैसे मंगवाओ। शादी की शर्त में ये सब शामिल था। उनकी इस तीखी बात ने मेरा दिल तोड़ दिया। आंखों में आंसू भर आए और मैं बेबस होकर रो पड़ी। किसी ने मुझे इतनी तेज आवाज में कभी नहीं बोला था। ये सब मेरे लिए नया और डरावना था। संजीव के कमरे से निकलते ही मैं फोन लेकर अपने पापा को कॉल किया। पापा, दूसरे महीने का चौथा दिन आ गया, पर आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। शादी से पहले तो आपने कहा था कि हर महीने 4 लाख रुपए भेजेंगे। पापा ने मेरी चिंता समझते हुए कहा, बेटा टेंशन मत लो, आज ही पैसे तुम्हारी मासी के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। वह तुम्हें दे देगी और मिलने भी आएगी। वाकई अगले दिन मासी मेरे ससुराल आई। वह मेरे पास बैठी और बातें करने लगी, साथ ही पैसे भी दिए। मासी ने कहा, साइना, मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ। चलो, मुझे अपने कमरे में लेकर चलो, देखो तो सही कि दहेज के पैसों से कैसा कमरा सजाया गया है। लेकिन मेरी सास ने मासी को कमरे में जाने ही नहीं दिया। बहाने बनाती रही, रोकती रही। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी सास क्यों मासी को मेरे कमरे में जाने से रोक रही थी। उन्होंने मासी से कहा, अभी तुम साइना के कमरे में नहीं जा सकती, वहां संजीव सो रहा है और जब वो सोता है तो उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। कमरे का ताला भी अंदर से बंद है। मैं चुपचाप खड़ी रही। दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि यह सब झूठ है। संजीव तो सुबह सुबह घर से निकल चुका था और अभी तक घर में नहीं था। मासी ने धीरे से कहा, भाभी जी, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से घर से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। इसलिए जब भी मैं समय निकाल पाई तो सोचा कि साइना का कमरा देख लूं। जरा बताए, आपने कितना अच्छा फर्नीचर मंगवाया है? मेरी सास ने जवाब दिया, बेटा कमरे में है, उसकी नींद खराब करके तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकती।
अगर उसका सिर दर्द न होता और वो थोड़ा भी ठीक होता तो दरवाज़ा खोलवा देती। मासी ने कहा, नहीं नहीं, संजीव को मत जगाओ, मैं कभी और आकर देख लूंगी। फिर मासी चाय नाश्ते के लिए बैठ गई। उन्होंने मेरे कान में धीरे से कहा, साइना, मैं कहीं नया फ्रिज या नए बर्तन नहीं देख रही। क्या सच में दहेज का सामान मंगाया गया है या ये सब झूठ है? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरी सास आ गई और हमें अकेला नहीं छोड़ा। मासी जाने से पहले बोली, बहन, मुझे तो कहीं नया सामान नजर नहीं आया। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नया सामान नहीं लिया, 1-2 दिन में मंगवाएंगे। पापा ने जो पैसे भेजे थे उससे फर्नीचर मंगवा लिया। फर्नीचर ही बहुत महंगा पड़ा है, बाकी सामान बाद में मंगा लेंगे। हम सब कुछ बेटी के लिए कर रहे हैं। हमारा बेटा काम करता रहता है, पर ये सब कुछ तो बहू के लिए है। मासी को मेरी सास का व्यवहार अजीब लगा। वो वापस चली गईं, लेकिन जो पैसे मेरे पापा ने भेजे थे, मासी के जाने के बाद मेरी सास ने मेरे हाथों से छीन लिए और कहा, इधर ध्यान भी तो रख। पैसों का क्या करोगी? तुम्हें पता नहीं पैसे कैसे होते हैं। उनके इस व्यवहार को देखकर मैं हैरान रह गई। जो उन्हें मैंने कभी अच्छा समझा था, वह एक चालाक औरत निकली। फिर उन्होंने कहा, चलो जल्दी से किचन जाओ और खाना बनाओ। मैं खामोशी से किचन चली गई। शाम को मेरी नंद, जो दिल्ली से अपने पति और बच्चों के साथ हमारे रिश्तेदारों के यहाँ गई थी, वापस आ गई। मेरी नंद के बच्चे पूरे घर में हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। मेरी नंद आराम से अपनी माँ के साथ बैठी रहती थी और उसके बच्चे मुझे परेशान करते रहते थे। बच्चों ने मेरी अंधेपन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे बार बार चिल्लाते, अंधी अंधी। मुझे कभी मजाक बनना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे माँ पापा ने कभी किसी को इजाज़त ही नहीं दी थी कि वो मेरे अंधेपन पर हंस सके। उन्होंने मुझे हमेशा प्यार, इज्जत और आत्मसम्मान के साथ बड़ा किया था। लेकिन यहाँ मेरी नंद के बच्चे जब बार बार अंधी कहकर चिल्लाते तो मेरा दिल रो उठता। मैं चुपचाप सहती रही, लेकिन एक दिन जब हद पार हो गई तो मैंने अपने पति संजीव से शिकायत कर ही दी। आपके भांजे बदतमीज हैं, मुझे बार बार परेशान करते हैं। कभी किचन में धक्का देकर भाग जाते हैं, कभी मेरे कमरे का सामान बिखेर देते हैं। आज तो सरसों का तेल किचन के दरवाजे पर डाल दिया था। जब मैं बाहर निकली तो फिसलकर गिर गई और मेरी कमर में दर्द हो रहा है। संजीव ने मेरी बात को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने कहा, तो क्या हो गया? बच्चे हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या चाहती हो, मैं अपनी बहन को घर से निकाल दूं? वो अहमदाबाद में रहती है, यहाँ सिर्फ मेरी शादी की खुशी में आई है। अब जब जाएगी तो 2 साल बाद ही वापस आएगी। मैं न अपनी बहन को कुछ कहूँगा, न उसके बच्चों को। उनका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गई, पर वो यही नहीं रुके। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, तुम अंधी पैदा हुई हो, अब इसमें बच्चों का क्या कसूर है? अगर तुम सही सलामत होती तो बच्चे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारी इन बेवकूफियों को बार बार सुनकर मैं थक गया हूँ। इतना कहकर वह कमरे से निकल गए। सभी लोग मुझसे कितना प्यार करते थे, मगर यहाँ इस घर में ऐसा कोई नहीं था जिसकी मुझे कोई परवाह हो। यहाँ तक कि मेरे अपने पति को भी नहीं, जिनकी वजह से मैं यहाँ आई थी। मैं अपने आंसू छुपाती रही, दर्द सहती रही। एक दिन अचानक मुझे तेज बुखार हो गया, मगर मेरी हालत की परवाह कोई नहीं करता था। मैं पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रही, बिल्कुल तड़पती हुई। न खाने की ताकत थी, न उठने की हिम्मत। दवाई तो दूर की बात थी। रात को जब संजीव कमरे में आए, मेरी तबीयत बेहद खराब थी। मैंने उनसे कहा, संजीव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कृपया मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। उन्होंने बेताबी से कहा, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास कहाँ लेकर जाऊं? मैं चौंक गई। कुछ दिन पहले तो पापा ने 4 लाख भेजे थे। आपने वो पैसे कहाँ रखे? उन पैसों में से ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए। संजीव गुस्से में बोला, मैं क्या करूं? तुम्हारे पापा ने मुझे एक अंधी लड़की थमा दी है। इतना कहकर वह बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, जाकर अपनी बहू को देख लो, बुखार है उसे बहुत तेज। मेरी सास ने जवाब दिया, तुम ही लेकर जाओ, पत्नी तुम्हारी है। संजीव चिल्लाया, जब इसके पापा के भेजे हुए पैसे उसके अकाउंट में पड़े हैं तो इसका इलाज वो खुद कराए, मेरी जिम्मेदारी मत बनाओ। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गए और मैं वहीं अकेली, बुखार में तपती, किसी सहारे के बिना, अपने आंसुओं और दर्द के बीच गुम होती रही। बाहर से आती आवाजें मेरी आत्मा को और छलनी कर रही थी। मैं तड़प रही थी और सुन रही थी कि कैसे मेरी बीमारी भी एक बोझ बन चुकी है। थोड़ी देर में मेरी सास कमरे में गुस्से से दाखिल हुई और बोली,
हमें क्या पता तुम बीमार हो, महारानी हो क्या? बाहर आकर बोल तो सकती थी। मैं कांपती आवाज में बोली, मम्मी जी, उठकर बैठ भी नहीं पा रही, बाहर कैसे आती? सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। वह भुनाभुनाते हुए कमरे से निकल गई। अब इस महारानी के लिए भी नाश्ता बनाना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह एक प्लेट में नाश्ता लेकर आई और मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई। डॉक्टर ने जांच के बाद जब ये कहा कि मुबारक हो, आपकी बहू मां बनने वाली है, तो मेरा दिल तो जैसे फूल उठा। मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही थी। मेरी दुनिया में पहली बार उम्मीद की किरण जागी थी। लेकिन मेरी सास का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए डॉक्टर से कहा, हमें बच्चा नहीं चाहिए, इसका गर्भपात कर दो। मैं चीख पड़ी, मम्मी जी ऐसा क्यों? ये मेरा बच्चा है। वह ठंडी और बेरहम आवाज में बोली, अरे तू खुद अंधी है, अब एक और अंधा हमारे सिर पर डालेगी। हमें तेरे जैसे और बोझ नहीं चाहिए। मेरी कोख उजाड़ दी गई। मैं दर्द, सदमे और अपमान के बोझ से टूटी हुई घर लौटी। बिस्तर पर गिर पड़ी। जिस्म बुखार में तप रहा था और रूह मातम में डूबी हुई थी। उस रात मेरी सास ने मुझे एक गिलास दूध के साथ ढेर सारी दवाइयां दी, शायद शरीर ठीक करने के लिए या शायद फिर से मुझे चुप और मजबूर बनाए रखने के लिए। सासू माँ फिर कमरे में आई, आवाज में कटुता थी, चलो उठो महारानी, अब तक क्या कर रही हो? मेहमान आने वाले हैं और तुम्हारा ड्रामा ही खत्म नहीं होगा। जल्दी उठो और किचन में जाकर खाना बना दो। उनकी यह हुक्म सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। मैंने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपने तो जबरन मेरा अबॉर्शन करवा दिया। मेरा शरीर बुखार से जल रहा है, फिर भी आप काम करवाना चाहती हैं। उनकी सख्त आवाज गूंजी, बस बस, तेरे ये नाटक बंद हों, चलो अभी उठकर खाना बनाओ। और वे मुझे किचन तक खींच ले गईं। मैं बुखार और दर्द से थककर भी वहां खड़ी हो गई। चूल्हे को जला दिया गया, भारी भरकम कड़ाही तवे पर चढ़ा दिया गया। आंसू पोंछकर मैं रोते रोते रोटियां बेलने लगी। हर आंच पर धीमे धीमे पापड़ की तरह सिकती रोटियों में मेरी उम्मीदें भी जल रही थीं। वहीं पीछे से मेरे नंद के बच्चे दौड़ते आए और मुझे धक्का दे दिया। मैं झटके से आगे को हुई, सहारा देने की कोशिश में हाथ आगे बढ़ाया और मेरे नाजुक हाथ जिंदगी की गर्म दमक कड़ाही पर जा टिके। जलती हुई त्वचा पर बुलबुले उभर आए, दर्द की चीखें छलक पड़ी। मेरी सास और नंद किचन में आईं। बच्चे मुझे देखकर हंसने लगी, तालियां बजाने लगे, देखो हमने अंधी को जला दिया। मेरी सास ने बच्चों की शरारत पर बस इतना कहा, चलो भागो, तुम लोग बहुत शरारती हो, और फिर लफ्जों से सफाई देती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेदर्दी के इस सिलसिले में मेरी नंद ने मेरे जलते हुए हाथों पर नारियल तेल मलते हुए कहा, इतने हाथ क्यों जले? कितना बिलखती रहती हो? मेरी तबीयत पहले से ही बिगड़ी हुई थी और ऊपर से जो हादसा आज हुआ उसने मेरी रही सही हिम्मत भी छीन ली थी। मैं कमरे में लौटकर बिस्तर पर बैठ गई। आंसुओं की धार ने तकिए को भिगो दिया था। रात को जब संजीव घर लौटे और अपनी माँ से खाना मांगा तो सासू माँ का जवाब बेहद बेरहम था, कुछ नहीं बना है खाने में, जाओ बाहर से कुछ ले आओ। तुम्हारी बीवी को तो बस नाटक करने की आदत है, कभी बुखार का बहाना, कभी हाथ जलाने का। आज तो उसने खुद ही तवे पर हाथ रख दिए और इल्जाम बच्चों पर डाल दिया। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत धक्का मुक्की तो कर ही लेते हैं। अरे, हाथ जलाने की समझदारी भी तो होनी चाहिए। तवे पर हाथ रखेगी तो जलेगा ही ना। संजीव ने अपनी माँ की इस बात को ऐसे अनदेखा कर दिया जैसे कुछ सुना ही ना हो। चुपचाप बाजार से खाना लाया और माँ, बहन, बच्चे सब मिलकर खाना खा गए। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और अब भूख की आग मेरे जले हुए हाथों से भी ज्यादा तीखी लग रही थी। मेरे हाथों पर अभी भी नारियल तेल लगा था और उसकी जलन से आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार फूंक मारकर राहत पाने की कोशिश करती, लेकिन दर्द भीतर तक उतर चुका था। बहुत देर सहने के बाद मैं किसी तरह लड़खड़ाते कदमों से कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे से बाहर देखा और धीमी टूटी आवाज में कहा, कृपया कोई मुझे भी खाना खिला दो, बहुत भूख लगी है। मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई तो मेरी पुकार सुनेगा, कोई मेरी हालत देखेगा, पर वहां सिर्फ चुप्पी थी, बेरुखी थी और एक अजीब सा सन्नाटा। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं थककर वापस अपने कमरे में लौट आए और बिस्तर पर बैठकर फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद संजीव कमरे में आए। मेरी लाल सूजी आंखें देखकर भी उनका दिल नहीं पसीजा। उन्होंने बस इतना कहा, चलो फिर से तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। उनका वो एक वाक्य मेरे टूटे हुए मन पर हथौड़े की तरह पड़ा। मैंने अपने दोनों जले हुए हाथ संजीव को दिखाए और धीमी आवाज में कहा, मेरे हाथों में बहुत तेज जलन हो रही है, मैं अपने हाथों से खाना नहीं खा सकती, कृपया मुझे कुछ खिला दीजिए।
मैं सुबह से भूखी हूँ, प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि संजीव मेरी तकलीफ पर ध्यान देगा, लेकिन न जाने कैसे उस पल उसे मुझ पर थोड़ी दया आ ही गई। वह बोला, ठीक है रुको, मैं खाना लाता हूँ। वह किचन से खाना लेकर आया और मेरे पास बैठकर धीरे धीरे अपने हाथों से मुझे निवाला खिलाने लगा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रुंधे गले से कहा, संजीव, मैं प्रेग्नेंट थी, हम माता पिता बनने वाले थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने मेरी मर्जी के बिना ही जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवा दिया। संजीव ने मेरी बात सुनकर जरा भी अफसोस जाहिर नहीं किया, बल्कि बहुत ठंडे स्वर में बोला, अच्छा ही किया मम्मी ने। मैं भी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। एक अंधी औरत और ऊपर से बच्चा, नहीं चाहिए मुझे ये सब। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वह आगे कहता गया, सुनो, अगली बार तुम्हारी मासी जब पैसे लेकर आए ना, तो उन्हें सीधा मेरी माँ के हाथ में मत देना, वो पैसों पर सांप बनकर बैठ जाती है। वो पैसे मुझे देना, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूंगा। मासी जब अगली बार पैसे लेकर आई तो संजीव ने मौके की ताक में रहते हुए मुझसे जबरदस्ती वो रुपये छीन लिए और एक ही दिन में अपने आवारा दोस्तों के साथ उन पैसों को शराब, जुए और गंदे शौक में उड़ा दिया। अब इस घर में रहते हुए मुझे 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। धीरे धीरे हर सच मेरे सामने आने लगा था, सच जिसे कभी किसी ने बताया नहीं, जो मुझे सिर्फ महसूस होता रहा। मुझे अब पता चला कि संजीव कोई नौकरी वोकरी नहीं करता, बल्कि मोहल्ले में बदनाम, आवारा और नालायक माना जाता है। उसका रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था। और फिर मासी ने, शायद अच्छे इरादे से ही सही, जब मेरे बारे में उसकी माँ से जिक्र किया था, तो उसकी माँ को ये सुनहरा मौका लग गया। लंदन से लड़कियां रही है, ऊपर से सुंदर भी है और पैसे भी साथ लाए है, बस इससे अच्छा और क्या चाहिए। उन्होंने सोचा, यह अंधी है, लेकिन हमारे बेटे के लिए तो वरदान बन सकती है। और मेरी जिंदगी बस एक सौदे की तरह किसी की लालच की शिकार बन गई। फिर उस परिवार ने बड़ी चालाकी से मुझे अपने घर की बहू बना लिया, क्योंकि लड़का तो ठीक ठाक था और लड़की भी खूबसूरत थी, साथ ही उसका पिता भी अमीर था। शादी के बाद जब मैं उनके घर आई तो मेरी सास रोज यही कहती कि तुम्हारे कमरे में नया और शानदार फर्नीचर लगवाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मेरे कमरे में कोई अच्छा फर्नीचर नहीं था, बस एक टूटी फूटी चारपाई रखी हुई थी और सामान बिखरा हुआ था, ताकि ऐसा लगे कि कहीं नया सामान तो आया ही नहीं। वे मुझे बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शादी की पहली रात को भी उन्होंने मेरी अंधेपन का फायदा उठाया। मेरे पति ने जो मुंह दिखाई दी थी, उसमें सोने की अंगूठी की जगह नकली अंगूठी थी, और जो सोने की चेन पेंडेंट पहनाई जानी थी, वह भी नकली निकली। मेरे पिताजी जो पैसा भेजा करते थे, वह सब मेरी सास अपने पास जमा कर लिया करती थी। उसे पता था कि उसका बेटा निकम्मा और आवारा है, अगर सारे पैसे उसके हाथ लगे तो वह सब फिजूल खर्ची में उड़ा देगा। इसलिए वह पैसे अपने खाते में जमा करवा देती और संजीव को सिर्फ जरूरत के अनुसार 5 या 10 हजार रुपये ही देती थी। संजीव अपनी माँ से लड़ाई करता था कि क्यों इतनी अंधी लड़की को बांधा है और पैसा भी अपने पास रखा हुआ है। जब मुझे ये सारी हकीकत पता चली तो मेरे बस रोने और भगवान से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं मासी से भी कैसे मिलती, कैसे उन्हें सच बताती, जब मैं इस घर के बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उस दिन मुझे अपनी अंधेपन पर पहली बार गहरा अफसोस हुआ। मुझे खुद से नफरत होने लगी कि काश मैं देख पाती तो शायद ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मेरे माँ बाप ने कितने सपनों और उम्मीदों के साथ मेरी शादी की थी, सोचते थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाएगी, खुश रहेगी। पर यहाँ तो हर दिन मेरे लिए एक सजा बन गया था। मैं बस चुपचाप सहती रहती थी, किसी से उल्टा जवाब देना तो सीखा ही नहीं था। मेरे अंदर की हर चीख बस आंखों से बहकर निकल जाती थी। उसी घर में एक दिन मेरी नन के बच्चे मुझ पर डंडे बरसा रहे थे। मैं दीवार से सटी कांपती हुई खड़ी थी। अब भी हाथों के जलने के घाव ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मुझे किचन में झोंक दिया गया था। मैं बार बार उन बच्चों से कह रही थी, क्यों मारते हो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन उनकी शरारतें और मेरी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। सब जैसे अंधे और बहरे हो गए थे। मैं मन ही मन सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, हे भगवान, अगर यही मेरी जिंदगी है तो मुझे उठा ले, अब और सहन नहीं होता। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं कुछ समझ नहीं पाई। बच्चे तब भी मुझे पीटे जा रहे थे कि अचानक किसी की रौबदार, गुस्से से कांपती हुई आवाज गूंजी, बस करो तुम सब। यह आवाज मेरे पापा की थी। मैं कांपते हुए चिल्लाई, पापा। अगले ही पल माँ दौड़कर आई और मुझे सीने से लगा लिया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कह रही हूं कि अब कुछ नहीं होगा। मेरी रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी।
पापा ने उन बच्चों को डांटा, थप्पड़ मारे और मुझे उनसे दूर किया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक लाचारी थी कि वो इतने दिन तक नहीं आ पाए और उनकी बेटी इस नरक में जलती रही। फिर पापा ने पूरे घर का मुआयना किया। सास ने उन्हें जो कुछ भी बताया था कि फर्नीचर खरीदा गया है, घर की मरम्मत हुई है, बेटी को राजकुमारी की तरह रखा गया है, वह सब झूठ था। कहीं कुछ भी नया नहीं था। वही पुरानी टूटी चारपाई, वही गंदा बिखरा कमरा, वही घुटन। पापा के चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पिता की टूटी उम्मीदें और एक औरत की जिंदगी को नर्क बनाने वालों के लिए नफरत थी। पूरा घर सन्न रह गया। मेरे ससुराल वालों के चेहरों पर हवाएं उड़ गईं। उनकी आंखों में ऐसा डर था जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। मैं अपने माँ बाप की मौजूदगी में खुद को फिर से जिंदा महसूस कर रही थी। उनके आ जाने से जैसे मेरी टूटती हुई सांसों को राहत मिल गई थी। माँ ने जब मेरे जले हुए हाथ देखे तो उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हमने तुझे कैसे दरिंदों के हवाले कर दिया, हमें तुझसे नहीं, खुद से माफी मांगनी है। मम्मी पापा ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब एक पल के लिए भी मुझे इस नरक में नहीं रहने देंगे। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। संजीव, उसकी माँ और बहन सभी के चेहरों पर जैसे खौफ का साया छा गया था। वे पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आए और पापा ने सब कुछ बयान कर दिया। पुलिस ने मेरा भी बयान दर्ज किया। शुरुआत में मेरी सास कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब सच्चाई छुपाना मुश्किल हो गया और 2-4 सख्त डंडे पड़े तो वो टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि किस तरह से उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया, पैसे हड़पे और मानसिक शारीरिक जुल्म किए। मेरे पापा ने संजीव से तलाक भी करवाया। सास ने सारे पैसे लौटाए, वो पैसे जो मेरे पापा ने मेरी खुशियों के लिए भेजे थे। इसके बाद मम्मी पापा मुझे अपने साथ लंदन ले आए। आज मैं यहीं अपने माता पिता के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूँ। मम्मी पापा ने कहा, अब हम तुझे कहीं नहीं भेजेंगे। ये दुनिया तेरी मासूमियत की कदर नहीं करती, तुझे हमारे पास ही रहना है। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ काश हर माँ बाप अपनी बेटी की आवाज़ वक्त पर सुन ले, उसके दर्द को महसूस कर ले, तो न जाने कितनी बेटियों की जिंदगियाँ बच सकती हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आपकी बेटी किसी कमजोरी या लाचारी के साथ जी रही है तो उसे किसी पर छोड़िए मत। दुनिया में बहुत से भेड़िए हैं जो उनकी मासूमियत को अपना शिकार बना लेते हैं। अगर आपको मेरी कहानी ने झकझोरा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।